लेकिन वो जो पैसा, वो जो डॉलर का सट्टेबाजी, वो जो चीनी खोर और ये गंदम छुपाया हुआ और स्मगलिंग आगे की पीछे की, आगे पीछे दाएं बाएं, और अगर वो ये किया कि कुछ दिनों तक वो नीचे जाता रहा और सब खामोश हो गए और अचानक फिर वो कहते हैं कि हम एक ही, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इसमें प्लेयर्स हैं बरसा बरस से, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस तरह के मामला आते हैं ना तो हम थोड़े दिनों के लिए करते हैं और फिर उसके बाद एक दो छक्के मारते हैं और अपना हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। ये बड़े वसूख के साथ वो बात कर रहे हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये एलीट जो हर ये सियासी जमातों का भी हिस्सा है, ये सियासी जमातें बदलते भी हैं, ये सियासी जमातें बनाते भी हैं, ये सियासी ये उनका पार्ट एंड पार्सल है मुल्क की सियासी जमातों का। और कुछ सियासी जमातों में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप मतलब है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है सियासी जमातों के बारे में, लेकिन ज़बरदस्त उसमें नजरियाती लोग हैं। कुछ आते पैसा बनाने के लिए टिकट खरीदते हैं सेनेट का, मुझे सेनेट दे दो इतने करोड़ रुपए का। ये तो बच्चे को पता है, कोई नई कहानी तो है नहीं। तो ये कि ये बस अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये क्लैरिटी आ जाएगी अगले चंद दिनों के अंदर कि ये जो ऑपरेशन है ये और इसको मैंने आपसे कहा ना, हम बताओ अंजाम क्या निकलते हैं। नहीं हम बताओ रियासत मुतामिल ही नहीं हो सकते इसके बाद। तो वैसे ही लोगों का ये जो है ना, वो जो उनके मुंह से निकला था उस दिन, फिर वजाहत की उन्होंने काकड़ साहब ने कि वो यकीनन नहीं कहना चाह रहे थे ये बात कि जिसने जाना है जाए बाहर, लेकिन ये कि वो मतलब है कि उसमें लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये वाकई एक कोई दर्द है दिल में जिससे ये मतलब ऑपरेशन हो रहा है। तो वो अभी तक तो ठीक है, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि अगले चंद दिनों में हो जाए। लेकिन ये कि मतलब कहते हैं कि खबरें ज़्यादा, वो मुझे कहते हैं पता बड़ी अजीब बात की, वो कहते हैं ड्रा ज़्यादा रहे हैं मीडिया पे, कैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ग्राउंड पे नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आप लोग ज़्यादा डरा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है यानी कि अभी भी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं। वो कह रहे कुछ नहीं, आप ऐसे डरा रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं ज़राए के हवाले से, ये वो इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। और ये इसकी ओनरशिप, मैंने कहा जी ये जो केयर टेकर है वो हंस पड़े आगे से, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे शरीफ लोग हैं, वो क्या इसकी ओनरशिप लेंगे। इतना बड़ा मेगा ऑपरेशन अगर मुल्क में शुरू होगा तो उसकी जो ओनरशिप कौन लेगा? ओनरशिप किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। पहले जब ऑपरेशन हुआ था कराची वाला तो उसकी ओनरशिप खुल के ली गई थी जी। इसकी ओनरशिप कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कहाँ ले रहा है, डेली आपको पता है एक अनाउंसमेंट होती थी, रात को खबर आती थी, प्रॉपर एक होता था। ऑपरेशन होते हैं ना तो फिर उसके बाद एक प्रॉपर उसका एक सेल होता है, यहाँ से इस तरह से होगा और ये इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे ऐसे। ये ज़राए के हवाले से नहीं चलती खबरें, अभी तक तो ज़राए के हवाले से चल रही हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना कमिंग वीक में इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी किसी को। ये जनरल आसिफ मुनीर साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि एक दफ़ा इसको इन सबको क्रशिंग मशीन में से गुजारने में कामयाब होते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना लॉबीज एक्टिव हैं, बहुत बड़ी लॉबीज एक्टिव हैं इनको बचाने के लिए, और ये क्लियर हो जाएगा अगले 4-5 दिनों के अंदर। ये इसी ट्रेंड को ऐसे ही रहना चाहिए। ये जो ट्रेंड है ना इस वक्त कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, रुपया डॉलर, ये अब ये निशानदही और ये सारे ये नीचे दुकानदारों को करने से क्या होगा? देखें हुकूमत के पास तो एक ही इलाज होता है, 6 बजे दुकानें बंद कर दो। इसके अलावा कोई है उनके पास कोई आपको प्लान? कभी सुना हमने आज तक किसी को 6 बजे दुकानें बंद करवाएंगे, शाम को 6 बजे के बाद की दुकान? हाँ, कोई इकोनॉमी को नुकसान नहीं कोई सुनता है इनकी बात, यानी कोई जब तक प्रॉपर आप किसी प्रॉपर प्लान के साथ ना आए, ठीक है ना, ये कोई सुनता है बातें इस किस्म की कि हम 7 बजे हम देखें दुनिया भर में होती है ना, वो फिनलैंड में देखें ये होता है तो डेनमार्क में क्या होता है। गरीब आदमी को फिनलैंड का उसको आप क्या बातें करते हैं लोग। बहरहाल तो ये देखना है कि ये पकड़े जाते हैं कि नहीं, शिकंजे में आ गए तो आप समझें कि मुल्क आगे चल पड़ा और इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी और लोगों का एतमाद बहाल होगा। अदरवाइज ये है कि ये इन्हीं के अगर मत्थे लगना है दोबारा आके तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब दोबारा एक दफ़ा दोहराते हैं जुमला जो पहले कहा था, वो सही शायद कहा था उन्होंने, कहा था ना नौजवान छोड़ के जिनको मौका मिले। G20 अपनी जगह बहुत अहम रहा। G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें देखें पहली तो बात ये कि वो तो इसको नहीं मानते, जो चाइना है वो तो एक पैरेलल ब्रिक्स को प्लस मल्टीप्लाई होते देख रहा है, और वो SCO को भी देख रहा है, और वो इस ऑर्डर को तस्लीम भी नहीं कर रहा। तो चाइना तो नहीं था, और यानी चाइना के वज़ीर आज़म थे, लेकिन शी जिनपिंग ज़ाहिर है कि उनकी ये पहला मौका है कि चाइना ने स्किप किया है कोई किसी G20 को। प्यूटिन भी नहीं थे, और प्यूटिन जो है वो वीडियो पे भी नहीं थे अवेलेबल।
लेकिन इसमें जो है वो 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, पहली बात तो ये कि अरेंजमेंट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, बड़ा स्मूथ हुआ। ऐसे मौक़ों पर हमेशा कोई ना कोई गुफअप हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कोई गुफअप नहीं हुआ, ठीक है ना। सारे वो जो इस्तकबाल और क़याम और तवाम, अभी तक पहला दिन जो सारा वो बड़ा स्मूथ किया। की खूबी जो है, उसकी खूबी आप कह लें या उसकी, उसमें अजीब सी बात जो है वो ये है कि उसमें कहीं पर भी रशिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी उनको कामयाबी डिप्लोमेटिकली हुई है कि उन्होंने रशिया को कंडेम किए बगैर ये जो कम्युनिके है इसको मंजूर करवाया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रेशर तो यकीनन होगा ना कि रशिया को कंडेम करें, आप रशिया की मजम्मत करें। वो मजम्मत के का लफ्ज़ के ऊपर आखिर तक खटर पटर होती रही वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, डिप्लोमेट्स, ये वो, लेकिन एक बहरहाल तय हो गया मामला कि ये रशिया के बारे में इस वक्त बात हम ना करें। तीसरा जो अहम इसमें वाक़या हुआ है, तीसरी अहम बात ये हुई है कि जो MBS वहाँ पहुँचे, MBS एक दिन स्टे करेंगे, फर्दर स्टेट विजिट, और MBS जो हैं सऊदी अरेबिया और उसमें मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप। ये एक रेल और आप समझें कि रोड्स, अब रोड्स का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। मेरा ख्याल है कि इसमें पहले तो शिपमेंट्स होंगी जो जाएंगी UAE किसी बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तक रेल, और फिर उसके बाद वो रेल जो है वो आगे। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है मुझे एक मिनट, कि इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो, इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, तो वो ये रास्ता तो नहीं शायद देते होंगे, वो मेरे ख्याल से पानियों के ज़रिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह। लेकिन बहरहाल ये है कि यूरोप, पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है। क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल भी चलेगी कॉन्फ्रेंस, कल डिस्कस करते हैं, कल बात कर लेंगे। हाँ, क्या है ये एक सवाल है। ठीक है, फिजिबिलिटी का चाइना वाली तो यूक्रेन का तो, रशिया का तो नाम नहीं लिया, चाइना का भी नाम इसमें नहीं है, जिक्र खैर नहीं है। और इसमें जो है दूसरी बात, मराकश, अल्लाह ताला रहम करे, और ये मोरक्को, ये मगरिब इसको कहते हैं ना, ये ऐसे नॉर्थ अफ्रीका के जो मगरिब की साइड है ना, वहाँ पर रबात, कैसाब्लांका, 1000 से ज़ायद वहाँ पे लोग जानों से गए हैं। ये अब देखें ना, कैसाब्लांका, रबात, यानी ये बिल्कुल, अच्छा ये भी फ्रेंच कॉलोनी रहा है ना, अच्छा, तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। और लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एक, इसको मगरिब भी कहते हैं इसलिए क्योंकि ये अफ्रीका का मगरिब, ये अटलांटिक की तरफ